नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवी सिद्दी, किस्त नंबर 24। अयान, मेरी ज़रा सी लापरवाही ने ज़ैनब की ज़िंदगी को आज किस कदर ख़तरे में डाल दिया था, ये सोचते ही मेरा खून खौल रहा है। तुम नहीं समझ सकते मैं इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। अजलान बचपन की आदत के एन मुताबिक ज़बत के चक्कर में अपने बालों को बार बार हाथ से पीछे कर रहा था। अजलान सर, जावेद और जियान सर की वीडियो कॉल है। जमान ने फ़ोन की बेल बजने पर अजलान को इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा। अटेंड करो। अजलान भी अब इन सब के साथ वापस सोफ़े पर आकर बेचैन अंदाज में बैठ चुका था। आई एम सो सॉरी टाइगर सर, मैं आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नहीं दे पाया और आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया। जावेद ने फ़ोन स्क्रीन के सामने अजलान को आते देखा तो फ़ौरन अपने झुके सर समेत नादम लहजे में गोया होने लगा। जेडी, मुझे इस गुंडे का सारा बायोडाटा चाहिए, वो भी जल्द अज जल्द। जब तक मैंने इसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार ना दिया तब तक मुझे किसी सूरत चैन नहीं मिलेगा। अजलान ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय गंभीर लहजे में गोया होते उस गुंडे का बायोडाटा तलब किया था। टाइगर सर, जिस गुंडे को आपने किडनैप किया था, इस पर हद से ज़्यादा टॉर्चर करने के बावजूद भी हम उससे कोई सच उगलवा नहीं सके। उसका कहना यही है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब तो मुझे भी लग रहा है वो सच ही कह रहा होगा, इसे वाकई इस बारे में इल्म नहीं होगा। ये काम इसके दूसरे साथी का ही हो सकता है। जियान ने इस वक्त अपने बहनोई वाले रिश्ते को बलाए ताक रखते हुए पेशावराना अंदाज में मिशन के मुतालिक रिपोर्ट दी थी। बस यही गलती कर गए हम। हमें लगा था उस गुंडे से पूछगछ करके उनका प्लान जान लेंगे, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस सब के बीच में उन्होंने मेरी वाइफ पर कैसे अटैक किया और क्यों। इस सब में ज़ैनब कहाँ से आ गई। अजलान अपनी अर्कलूद पेशानी पर पसीने के उमड़ते नन्हे नन्हे कतरों को हाथ के पोरों से साफ कर रहा था। टाइगर सर, मुझे लगता है ये सब उन्होंने फातिमा भाभी को वार्न करने या फिर उन्हें डराने के लिए किया ताकि वो इस सूरत हाल से घबराते हुए नासिर मलक के सामने आकर खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दें। ये सब उनकी घटिया साजिश का ही एक नतीजा है। जावेद ने अपने तय दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था। जेडी, हमने तुम्हें नासिर मलक के पास जावेद सिर्फ इसलिए बनाकर भेजा था ताकि तुम्हें इसके सारे अड्डों और गैर कानूनी धंधों के बारे में पता चल सके। वो लम्हे भर के तवक्कुफ़ के बाद फिर से गोया हुआ, चूँकि अब वो सब हमें पता चल चुका है, सो आज से चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म। अब उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। आज उन्होंने मेरी वाइफ पर हमला करके अपनी मौत को दावत दी। अब वो लोग अपनी आंखों से टाइगर का वो रूप देखेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अजलान का चेहरा गुस्से की हिद्दत के बायस हद से ज़्यादा तिमतमा उठा था। अजलान सर, मैडम को होश आ गया। अजलान अपनी आगे की प्लानिंग इन सब से शेयर करने ही लगा था कि अचानक दरवाज़ा और नॉक होने की आवाज़ पर इन सबको खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। ओके जेडी, जियान, मैं आपसे इस टॉपिक पर बाद में बात करूँगा। अजलान तमानियत से भरपूर तासरात समेत फ़ौरन सोफ़े से उठ खड़ा हुआ। अभी हमने जैसा प्लान पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही करते जाएं, इस मामले पर बाद में देखेंगे इन सब के साथ आखिर करना क्या है। ज़ैनब के होश में आने की खबर सुनकर अजलान को अपने सर से भारी बोझ उतरता महसूस हुआ था। चलो यार अजलान, इस वक्त तुम्हें टाइगर के रूप में बाहर नहीं जाना, अजलान के रूप में जाना है। यान ने अजलान को अजहद संजीदा तासरात समेत देखा तो इसका मूड बेहतर करने के लिए ज़रा सा मुस्कुराते हुए गोया हुआ और फिर इसके शाने के गिर्द बाजू हायल करते हुए अपने साथ लिए आगे बढ़ गया। इनके पीछे पीछे ही ज़मान भी इस कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन इन दोनों के बरक्स इसके कदम हॉस्पिटल से बाहर की जानब बढ़े, क्योंकि जेडी ने जो बायोडाटा इसे शेयर किया था उसे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करवानी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप। अजलान और अयान एक साथ ही कमरे में दाखिल हुए थे। अजलान तो जैनी के वजूद को मशीनों में जकड़ा देख एक पल के लिए वहीं का वहीं खड़ा रह गया। ठीक हूँ, जैनी ने बमुश्किल ही ये अल्फाज अपने होंठों से अदा किए। तभी इसकी निगाह बेसाख्ता अजलान की तरफ उठकी, जिसे देखते ही जैनी ने नाराज़गी का वाज़ेह इजहार करते हुए अपना रुख बाकायदा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अजलान को जैनी का यूँ नज़रअंदाज करना अंदर से बुरी तरह हिला कर रख गया था, मगर इस वक्त अजलान को इस सब पर गौर करने के बजाय जैनी के सही सलामत होने पर दिल में एक अनोखा दिल फरेब और मीठा सा सुकून रगो पह में सरायत करता महसूस हो रहा था। ओके ठीक है जैनी, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। अयान ने शिफा को आंखों ही आंखों में बाहर आने का इशारा किया था। शिफा भी इसका मतलब समझ गई, इसलिए नरम लहजे में गोया होने के साथ साथ जैनी की पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा देते अयान के साथ बाहर चली गई। जी। जैनी ने इस बात में सर हिलाने की बजाय पलकों की झालर को थोड़ा नीचे झुकाकर जवाब दिया, क्योंकि हिलने के बायस इसे सर की चोट में शदीद दर्द की टीसें उठती महसूस हो रही थी। इसका पूरा बदन इस वक्त टूट फूट का शिकार लग रहा था। अजलान, तुम ज़ैनब का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। अजलान को इस तरह चुपचाप खड़े देख अफान ने भी कमरे से बाहर आना ही मुनासिब समझा था।
अफान भाई, शिफा को जैनी भाभी की वजह से रात यहीं हॉस्पिटल में रुकना है, तो मैं सोच रहा था कि आमना आंटी घर पर अकेली होंगी, क्या आप घर जाते हुए मान आपी को हमारे घर ड्रॉप कर सकते हैं? अयान ने अफान को कमरे से बाहर आते देखा तो इसे लगा शायद अफान किसी ज़रूरी काम से घर जा रहा है, इसलिए बिना पूछे ही फातिमा को ड्रॉप करने का पूछ लिया। ओके। अफान तो वही रुकने वाला था, लेकिन अब फातिमा की जहनी हालत के पेश नज़र और इसकी सिक्योरिटी की खातिर खुद ही इसको ड्रॉप करने की हामी भर दी। चलें। अफान ने फातिमा से निगाहें चुराते इसे धीमे लहजे में मुखातब किया। फातिमा भी मकांकी अंदाज में उठकर इसके 2 कदम पीछे पीछे चलने लगी। आज वाकई इसके अंदर हिम्मत ना रही थी कि खुद से टैक्सी लेकर घर चली जाती अकेले। अफान ने पार्किंग लॉट में आकर अपनी कार का बैकडोर खोल दिया और फिर खुद आकर ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। अफान ने इसके बैठते ही कार स्टार्ट कर दी। कार में बैठे दोनों नफूस एक साथ होने के बावजूद भी एक दूसरे से अजनबियों की तरह बर्ताव कर रहे थे। फातिमा को अपनी समातों में बार बार गोलियों की तरतराहट की आवाज़ गूंजती सुनाई दे रही थी। इसकी घुटी घुटी सिसकियों की वजह से अफान बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था, मगर फिर भी वो स्टीयरिंग पर मजबूती से अपने हाथ जमाए खुद पर कमाल जबत का मुजाहरा कर रहा था। ईमान फातिमा की भीगी मुतवर्रम आंखें देखने के बाद अफान के पास इसे तसल्ली देने के लिए भी कोई ख़ास अल्फाज नहीं बचे, इसलिए बमुश्किल अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर ही मरकूज़ रखी थी। सबके जाने के बाद अजलान धीमी चाल चलते हुए ज़ैनब के बेड के पास आया, मगर ज़ैनब ने इसकी आहट को महसूस करते अपनी आंखों को शिद्दत से मौन लिया। ज़ैनी की इस कदर नाराज़गी पर अजलान का दिल कुर्सियों में टूट कर बिखरा था, मगर फिर भी वो बिना कुछ कहे इसके 2 कदम फासले पर खड़ा इसे ही साकत निगाहों से तके जा रहा था। ज़ैनी के सर पर इस वक्त एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी बनी हुई थी। खुशकिस्मती से सर पर लगी गोली एक साइड से गुजरते हुए ज़ैनी को ब्रेन डैमेज से बचा गई थी। पत्थर से मुंह के बल गिरने की वजह से चेहरे और बाजुओं पर जगह जगह रगड़ के निशानात थे। ज़ैनी की ये हालत देखकर अजलान को फिर नए सिरे से उस गुंडे पर गुस्सा आ गया। वो अपने हाथ की मुट्ठी को सख्ती से पेवस्त किए खुद को पुरस्कून करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ज़ैनब। अजलान ने बिलाहर गहरा सांस भरते फरते मोहब्बत से ज़ैनब को पुकारा था। ज़ैनब, आप ठीक हैं? अजलान काफ़ी देर तक इसकी लरजती पलकों के तिलिस्म में ही जकड़ा रहा। इसके अंदर कुछ भी कहने या फिर सुनने की सकत ही न रही। वक्त तेज़ी से पर लगाकर उड़ता गया। तकरीबन 10 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त सिरकर बीत चुका था। अजलान ने कोई जवाब न पाकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए, तभी इसे ज़ैनी की नींद में डूबी हल्की हल्की सांसों की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो मेडिसिन के ज़ेरे असर फिर से गुनूदगी में जा चुकी थी। अजलान ने अपनी सुर्ख जलती आंखों को शिद्दत से मींचकर दोबारा खोला और फिर बेड के बिल्कुल पास मौजूद चेयर पर बैठकर इसका हाथ पकड़े नरमी से सहलाने लगा। इसे अंदाज़ा ही ना हुआ ज़ैनी की इस हालत को देखते हुए कब इसकी आंखें इस कदर नम हो चुकी थी। वो अपनी आंखों से ज़ैनी का हाथ तक सही से देख नहीं पा रहा था। इससे पहले कि इसकी आंखों की नमी आंसुओं में बदलती, वो एक झटके से चेयर से उठा और कमरे के अंदर मौजूद शीशे की बनी स्लाइडिंग विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। बार बार इसकी निगाहें ज़ैनी के वजूद पर आकर ठहर सी जाती थी। इसका दिल शिद्दत से एक तमन्ना कर रहा था कि ज़ैनी अभी उठे, इससे लड़ाई कर ले, झगड़ ले, कुछ भी करे, मगर इसको नज़रअंदाज ना करे। ज़ैनी ने अजलान को देखते ही अपना रुख मोड़ लिया, क्योंकि इससे फ़ौरन अपनी और अजलान की कल की हुई बहस फिर से अपने ज़हन के पर्दे पर गर्दिश करती महसूस हुई। अजलान न जाने कितनी देर तक दीवार के साथ टेक लगाए मैवियत भरी निगाहों से ज़ैनी के मासूम पेकर चेहरे को ही तकता रहा था। अफान ने रास्ते भर फातिमा को एक बार भी मुखातब नहीं किया। यान के घर के पोर्च में रुकते ही अफान कार से बाहर निकल आया ताकि फातिमा के लिए साइड डोर खोल सके। फातिमा जो पहले से ही बाहर निकल रही थी, इस अचानक अफ्तार पर इन दोनों का तसादुम होते होते मुश्किल बचा, वरना जिस अंदाज में वो दोनों खड़े थे टक्कर होना लाजिम थी। ओह सॉरी। अफान फ़ौरन पीछे हटते हुए इसको वहाँ से गुजरने का रास्ता दे चुका था। फातिमा तकरीबन भागने के अंदाज से टैक्सी में चली गई। यहाँ रहते न जाने क्यों इसका दम घुट रहा था। अफान गहरा सांस भरते उल्टे कदमों वापस जाने ही लगा था कि अचानक इसे प्यास का शिद्दत से एहसास हुआ, इसलिए पानी पीने की खातिर अपने कदम दाखिली दरवाजे की जानिब मोड़ दिए। पूरा घर तकरीबन खाली पड़ा हुआ था। मुलाजिम अपने अपने काम मुकम्मल करते सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। गेट पर मामूर 2 सिक्योरिटी गार्ड मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। सब लोग अफान से बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए किसी ने कोई ख़ास पूछगछ ना की। ये रही पानी की बोतल। फ्रिज खोलने के बाद अफान ने पानी की बोतल की तलाश में एक सरसरी निगाह दौड़ाई और फिर नज़र आने पर बोतल का कवर खोलने के बाद पानी शेल्फ पर मौजूद एक गिलास में डालकर घूंट घूंट पीने लगा। भूख इसे बिल्कुल नहीं थी, इसलिए पानी की बोतल को वापस फ्रिज में रखते हुए लाइट बंद करता वापस पोर्च में आ गया। अभी वो कार स्टार्ट करने के लिए इसे अनलॉक करने ही लगा था कि अचानक इसे टैक्सी की साइड से एक निस्वानी चीख की आवाज़ सुनाई दी।
बेख्तियार इसके कदम तेज़ी से नेक्सी की जानिब बढ़ गए। इसने दरवाज़ा नॉक करने के लिए अपना हाथ दरवाजे पर रखा, मगर वो पहले से ही अधखुला होने के बायस पूरी तरह खुल गया। सामने का मंजर देखते इसकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं। फ़ातिमा, मेरी जान, फ़ातिमा बेटे, उठो बेटे, क्या हुआ तुम्हें? आमना बेगम इतनी ख़राब तबीयत होने के बावजूद नीचे झुकी फ़ातिमा के बेहोश वजूद को हिलाते हुए फ़िक्रमंदी से आवाज़ें दे रही थी। फ़ातिमा की सांसों की रफ्तार हर गुज़रते लम्हे के साथ धीमी पड़ रही थी। आमना बेगम के तो गोया हाथ पाँव ही फूल गए। आंटी, किचन पानी कहाँ है? अफ़ान घबराहट के मारे फ़ौरन आगे बढ़ते पानी का पूछने लगा। आमना बेगम को कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वहीं बैठे बैठे आंसुओं समेत रोते हुए हाथ से दाहिनी जानिब इशारा किया। अफ़ान भागने के अंदाज में किचन गया और फिर 1 मिनट के अंदर अंदर पानी का गिलास भर कर ले आया। आंटी, इनके चेहरे पर पानी के छींटे मारें जल्दी से। अफ़ान आमना बेगम को पानी का गिलास थमाकर अपना रुख मोड़े वहीं पास ही खड़ा हो गया। आमना बेगम ने कपकपाते हाथों से फ़ातिमा के चेहरे से हिजाब हटाकर इसके मुंह पर लगातार पानी के छींटे मारे, मगर फ़ातिमा ज़रा सा कसमसाने के बाद फिर से बेहोश हो चुकी थी। अफ़ान बेटा, फ़ातिमा का तो पूरा वजूद ठंडा पड़ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आमना बेगम ने फ़ातिमा के चेहरे को थपथपाते अज़द फ़िक्रमंद तासरात समेत बेबस लहजे में अफ़ान को मुखातब किया था। आंटी, हीटर ऑन कर दे, मैं तब तक डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अफ़ान कहते साथ अपना फ़ोन हाथ में लिए बाहर चला गया, जबकि आमना बेगम अपने कमज़ोर नकाहतज़दा वजूद समेत उसे उठाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिशों को नाकाम जाते देख बेबसी के आखिर में फिर से रोने लगी। 1 मिनट आंटी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। अफ़ान आमना बेगम को बेबसी के मारे रोते देख नाचार आगे बढ़ा और फिर फ़ातिमा के बेहोश वजूद को उठाकर सामने वाले कमरे में ले आया। आमना बेगम भी इसके साथ साथ उसी कमरे में आ गए। फिर थोड़ी देर बाद अफ़ान का पर्सनल डॉक्टर फ़ातिमा का चेकअप करने के लिए आ गया। डॉक्टर्स ने कुछ इंजेक्शन लगाने के बाद आमना बेगम को फ़ातिमा के मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी को यूँ अचानक ये सब? आमना बेगम लाउंज में आती परेशान कुन लहजे में गोया हुई। डॉक्टर अभी तक वहीं खड़ा अफ़ान से कुछ डिस्कशन कर रहा था। माँ जी, स्ट्रेस और बीपी ज़्यादा लो होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया, 1-2 दिनों में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर इकरार ने खुशदिली से मुस्कुराते पेशेवराना अंदाज में मरीज़ की कंडीशन बताई थी। स्ट्रेस? डॉक्टर का कहा गया लफ्ज़ आमना बेगम ने ज़ेरे लब दोहराया, जो पास खड़े अफ़ान और डॉक्टर इकरार की समातों से मफ़ी ना रह सका। जी माँ जी, वो बच्ची किसी बात को लेकर काफ़ी परेशान है, आप जितना हो सके इन्हें रिलैक्स रखने की कोशिश करें। जिस कदर वो स्ट्रेस में थी, इससे उनके नर्वस ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर फ़ातिमा की मेडिकल कंडीशन बताकर अफ़ान के शाने पर हाथ रखता अपना मेडिकल बॉक्स थामे वहाँ से चला गया। आंटी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अफ़ान ने आमना बेगम को सोफ़े पर ढहने के अंदाज में बैठते देखा तो इनके पास आकर इन्हें नरम लहजे में तसल्ली देने लगा। वो अच्छी तरह जानता था आमना बेगम एक हार्ट पेशेंट है, एक छोटी सी परेशानी भी इनकी ज़िंदगी को एक बड़े ख़तरे से दो चार कर सकती है। कैसे ठीक होगा बेटे, कैसे? अब तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी ये सब? अफ़ान आज पहली बार इन्हें इस कदर परेशान हालत में देख रहा था, वरना तो इसने हमेशा इन्हें हर एक से मुस्कुरा कर और खुश अखलाक़ी से ही बात करते हुए देखा था। आंटी, आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। आमना बेगम फ़ातिमा की फ़िक्र में हर गुज़रते लम्हे के साथ साथ मोम की तरह पिघल रही थी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी को, वो मुझसे अपना हर गम छुपा लेती ताकि मैं परेशान ना हो जाऊँ। अब तो हम लाहौर में भी नहीं है जहाँ इसे हर वक्त उस गुंडे की परेशानी लाहक रहती थी। उफ़ मेरे अल्लाह, कहीं वो गुंडा हमारा पीछा करते यहाँ तक तो नहीं पहुँच गया? आमना बेगम अपना सर हाथों में गिरा चुकी थी। किसी गुंडे का नाम सुनकर अफ़ान के चेहरे पर अजीब सा उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। मेरे खुदाया, मैं अपनी मासूम बेवा बेटी को कैसे इस शैतान के शर से बचाऊं? आमना बेगम को लग रहा था ना ज़रूर नासन मलक यहाँ तक पहुँच चुका है, इसी वजह से फ़ातिमा अचानक स्ट्रेस का शिकार होती इस कदर बीमार पड़ चुकी है। बेवा? अफ़ान ने हैरत के मारे चौंकते हुए आमना बेगम का कहा गया लफ्ज़ ज़ेरे लब दोहराया। इसके सामने इस तलख़ हकीकत पर से आज पर्दा उठा था। हाँ बेटे, फ़ातिमा एक बहादुर पुलिस ऑफिसर उस्मान की बीवी थी। 5 साल पहले इनकी शादी को अभी कुछ माह ही हुए थे कि ज़ालिमों ने फ़ातिमा के सामने मेरे बेटे जैसे दामाद उस्मान को बीच रास्ते में बिला इश्तियाल गोलियों से फायरिंग करके इसको शहीद कर दिया। आमना बेगम फिर से अपनी बेटी के गम को याद करके रोने लग गई थी। अफ़ान को फायरिंग के वाक़े के बाद ईमान के इस तरह शिद्दत से रोने की वजह अब समझ आ रही थी, क्योंकि वो पहले भी इस दुख से गुजर चुकी थी और आज अपनी आंखों के सामने वही सब होते देख इसे फिर से उस्मान के साथ पेश आने वाला सान्या याद आ गया होगा। अफ़ान अपने झुके सर समेत आमना बेगम की सारी रोदात सुन रहा था। आज अफ़ान को इनके सारे दुख
लोगों का पता चल रहा था जो फातिमा ने उस्मान से शादी होने से पहले और इसके शहीद होने के बाद देखे थे। अफ़ान को इस वक्त नासिर मलिक नामी शख्स से शदीद तरीन नफ़रत महसूस हो रही थी, जिसने अपनी अना की सुरखरुई की खातिर एक मासूम लड़की की ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया था। नई ज़ैनी आमना बेगम उस्मान से इनके माजी की सारी याद बातें शेयर कर रही थी। तभी अचानक इन्हें कमरे से फातिमा की दिलसोज चीख ने बौखला कर रख दिया। आमना बेगम सोफ़े का सहारा लेती हड़बड़ाते हुए उठकर कमरे के अंदर चली गई, जबकि अफ़ान वहीं बैठा ईमान फातिमा की गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। फातिमा मेरी जान, क्या हुआ? आमना बेगम ने अंदर आते ही ईमान फातिमा को फरते मोहब्बत से अपने साथ लगाया। फातिमा अपने मुंह पर हाथ रखे शिद्दत से रो रही थी। आज वो अज़ियत की इंतहा पर पहुंच चुकी थी। इसकी रोने की आवाज़ें बाहर लाउंज तक आ रही थी। मामा मैं इतनी मनहूस क्यों हूँ? पहले मेरी वजह से उस्मान की जान चली गई और आज मेरी वजह से ज़ैनी को गोली लग गई। वो रोते हुए बमुश्किल अपने लबों को हरकत दे रही थी। मामा मैं मर क्यों नहीं जाती? मैं हमेशा हर अपने के लिए सिर्फ दुख का बाइस बनी हूँ। काश उस दिन उस्मान के साथ साथ वो लोग मुझे भी मार देते। मामा मर तो मैं उसी दिन गई थी जब मेरा उस्मान मुझे अकेला छोड़कर चला गया था। मैं तो सिर्फ एक ज़िंदा लाश हूँ। मामा मैं ज़िंदा नहीं हूँ। ईमान शिद्दत से रोते हुए आज अपने 5 सालों का गुबार अपनी माँ के सीने से लिपट कर निकाल रही थी। न जाने क्यों बाहर बैठा अफ़ान ये सब बातें सुनकर अपनी आंखों को नम होने से रोक नहीं पाया था। फातिमा मेरी जान ऐसी बातें ना करो, तुम बिल्कुल भी मनहूस नहीं हो। मेरी जान ऐसा क्यों सोच रही हो? आमना बेगम के आंसू बाकायदा इनके रुखसारों पर बह निकले थे। तुमने तो हर मुसीबत का सामना हिम्मत से किया, आज क्यों इस कदर कमज़ोर पड़ गई हो? कुर्ब के मारे आमना बेगम को अपने दाहिनी साइड पर दर्द की एक टीस उठती महसूस हुई, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को नज़रअंदाज करती फातिमा के सर पर प्यार देती इसे संभालने की कोशिश कर रही थी। उस नासिर मलिक ने अपनी अना की सुरखरुई के लिए मेरी बजाय ज़ैनी को गोली मार देती। मामा अगर आज ज़ैनी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? इसलिए मैं जल्दी किसी से रिश्ता नहीं बनाती। मैं कैसे सामना कर पाऊँगी किसी का? अगर मेरी वजह से फिर किसी की जान खतरे में पड़ गई तो? ईमान फातिमा आज किसी तो और हाथ नहीं आ रही थी। अफ़ान से यह सब बर्दाश्त न हुआ तो बिना किसी चाप के नेक्सी का दरवाज़ा खोलते वहाँ से बाहर चला गया। फिर वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ ज़रूरी हदायत देने के बाद अपनी कार को वापस इन्हीं रास्तों पर डाल दिया जहाँ से वो कुछ देर पहले सफ़र करके यहाँ पहुँचा था। अजलान ज़ैनी को गहरी नींद में सोते देख कमरे से बाहर आ गया, जहाँ अफ़ान और अयान सामने मौजूद बेंच पर बैठे हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। वो भी अपने शिकस्ता कदमों समेत धीमी चाल चलते हुए बिल्कुल इनके साथ ही आकर बैठ गया। ज़ैनी कैसी है अब? अफ़ान ने अपने मखसूस नरम लहजे में ज़ैनब की खैरियत दरियाफ्त की। जी ठीक हैं, सो रही हैं, अजलान गायब दिमागी से जवाब दे रहा था। इस वक्त इसके अंदर तेज़ झक्कर चल रहे थे। सोचों का एक गहरा जाल बुन चुका था। इसे अपनी शादी से लेकर आज तक का हर एक दिन अपने जहन पर गर्दिश करता महसूस हो रहा था। अजलान अंकल आंटी को इन्फॉर्म कर दिया इस हादसे के बारे में? अयान ने अजलान को असद खामोश देखा तो खुद ही बात शुरू कर दी, क्योंकि वो इसके चेहरे से इसके अंदर का हाल जान लिया करता था। मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, सभी यहाँ आ रहे हैं। अजलान के बोलने से कबल ही अफ़ान संजीदगी से भरपूर तासरात समेत नरम लहजे में गोया हुआ। अजलान ने किसी मसलहत के पेश नज़र डॉक्टर से बात करके इस खबर को पब्लिक करने से रोक दिया था। अफ़ान भाई सब परेशान हो रहे होंगे, आपने इन्हें भी अभी इन्फॉर्म नहीं करना था। अजलान अपनी पेशानी को धीरे से मसलते तफक्कुर में लहजे में बोल रहा था। नहीं अजलान, ज़ैनी इस हादसे को लेकर बहुत डरी हुई है। इसे इस वक्त हम सब की सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर ही वो इस हादसे को भूल पाएंगी, नहीं तो इस तरह उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। अफ़ान भाई ने इसे रसान से समझाया था। अफ़ान की बात सुनकर अजलान भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि उनकी बात 100% दुरुस्त थी। ज़ैनी वाकई बहुत सहम चुकी थी। कुछ ही देर बाद इन्हें ज़मान अपने थके मांदे चेहरे के साथ इधर कॉरिडोर में आता दिखाई दिया, जिसे देखकर अजलान फ़ौरन बेंच से उठ खड़ा हुआ। कहाँ है वो? कुछ पता चला उसका? अजलान बेसब्री के आलम में तेज़ लहजे में बोल रहा था। इसके हर एक अंदाज से ऐसे महसूस हो रहा जैसे उस गुंडे का पता चलते ही वो इसे गोलियों की बौछार से फ़ौरन भून कर रख देगा। अजलान सर, वो गुंडा शहबाज यहाँ से फ़रार होने के लिए सीधा कराची एयरपोर्ट पर जा रहा था। अजमान ने गहरा सांस भरते अपनी बात का आगाज़ किया। भाग गया? चलो कोई बात नहीं, इस दुनिया में जहाँ मर्जी जाकर बस जाए। तुम देखना इस टाइगर का सेब उसे ज़िंदा दरगोर करेगा। अजलान अपनी शोला बरसाती निगाहों समेत मुस्तरफ कैफियत में मुब्तला इधर से उधर चक्कर काट रहा था। सर, वो गुंडा इस वक्त कराची के एक अस्पताल में नीम मुर्दा हालत में ज़ख्मी पड़ा है। ज़मान की अगली बात ने इन सब के सिरों पर हैरत का एक नया बम फोड़ा था। अजलान एक झटके